हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपकी आने वाली फरवरी माह में जो परीक्षा होगी समथिंग, उसमें ही यही क्वेश्चन आपसे रिलेटेड होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी हम लेकर आए हैं वो आपके चैप्टर कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी से संबंधित है। चैप्टर किसके संबंध है? ये बायोलॉजी। और चैप्टर यह जैव प्रक्रम का है। पहला कौन सा लेके आए हम? जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। ठीक बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखेंगे और हम बात करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, ये रखिए आपके लिए। क्या देख रहे हो आप? पहला यहां स्पष्ट रूप से लिखा भी है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए बच्चों एक एक कर पर हम इनको सॉल्व करते हैं। आपको समस्या हो तो आप बता ही देना। ये आपके चैप्टर 5 के अर्थात बायोलॉजी से संबंधित हैं और बायोलॉजी के पहले लेसन जैव प्रक्रम, ये किससे हैं? आपके जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, ये समथिंग 20 क्वेश्चन होंगे बच्चों, और 20 क्वेश्चनों में ही ये आपका लेसन के बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं आपके OMR के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों खंड का खा गा तीनों का सम्मिलित रूप होता है। इन्हीं में पहले लेसन के आपके हैं। देखिए आइए, क्वेश्चन कहता है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो बच्चों आप देखते हैं कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। क्वेश्चन 2012, 13 और 14 मैं आपको लिखा रखा हूं पूरा कि ये कब आप पूछा गया। यह 2012 में भी, 13 में भी और 14, इन सभी में पूछा गया। स्विच लिखा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। यह क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा गया, यह संख्या आपके 13 में भी पूछा गया और 14 में पूछा गया। तो आपको बता दें, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो मुख होता है उसमें लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। इस बात को आपका ध्यान रखना है कि मनुष्य में सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं, अर्थात टोटल 6 होती हैं। एक कण के पास होती है, एक जीभ के नीचे होती है, एक दाढ़ी के नीचे अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णमूल। अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णमूल। अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णमूल 3 जोड़ी ग्रंथि होती है, टोटल संख्या में 3 जो मैंने नाम बोले हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन कहता है ऊर्जा ग्रह के कहलाता है। तो ऊर्जा ग्रह आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है डियर? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि क्वेश्चन पूछा क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऊर्जा ग्रह पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यह हमें या हमारी कोशिकाओं को एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं। देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन यदि देखें तो आप देखते हैं ये हृदय से संबंधित क्वेश्चन है। मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि जितना हार्ट मतलब हृदय से आपका एक विकल्प निश्चित समझ लीजिए बनना ही बनना है। देखिए यह जो विकल्प 2009 और 15 में आया था, हर के लिए ऊपर ही मैंने आपको बताया कि कौन विकल्प कब आया। देखो जो ऊर्जा का ग्रह है आपका 2020 से पूछा गया। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आई हुई क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? फेफड़े में जाता है कि राइबोसोम में जाता है,
हृदय में जाता है कि त्वचा में जाता है? तो भैया दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? आप जानते हैं हृदय के 4 पार्ट होते हैं। फोर्थ चैम्बर, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, बायां अलिंद। ठीक है, तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त हमेशा फेफड़ों में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ना कि हृदय में जाएगा, ना त्वचा में जाएगा, ना राइबोसोम में जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन अगला कहता है पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। ये आपका 2011 में पूछा गया, 12 में भी पूछा गया, 13, 17, 18 इन सभी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ पर कब पूछा गया? 2011, 12, 13, 17, 18 इन सभी में क्वेश्चन ही पूछा गया चौथा नंबर का कि पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। तो देखो आपको पता हो 2 चीजें होती है, कुछ धमनी, एक होता है सिरा। ठीक है, धमनी जो है वो शुद्ध रुधिर लेती है, सिरा जो है वो अशुद्ध रुधिर। लेकिन पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर और पल्मोनरी सिरा शुद्ध रुधिर लाती है। तो पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है, बाएं अलिंद में लाती है। कहाँ लाती है? बाएं अलिंद में। ठीक है, समझ में बात मेरी आ रही होगी। चलिए ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं हम। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल आपका 13, 17 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका कब अपने 13 में निभाता है, 17 में भी और 22 में भी। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कब? उत्सर्जन में निभाता है, कि श्वसन में, कि पाचन में, कि वृद्धि में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ निभाता है? श्वसन में। इस बात ध्यान देना, हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो केवल आपके श्वसन निभाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का श्रावण की बात करें तो पित्ताशय में होता है? नहीं। यकृत से कि अग्न्याशय से? चलिए आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, चलिए दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सॉरी ध्यान नहीं दिया। आइए, कहता है कि पित्त रस का श्रावण होता है। देखो 14, 15, 19 और 23 इनमें पूछा गया। तो पित्त रस का श्रावण की बात करें तो पित्ताशय से होता है, कि यकृत से होता है, कि अग्न्याशय, कि अमाशय से? तो पित्त रस का श्रावण हमेशा यकृत से होता है। इस बात को आप ध्यान देना। कहां से होता है? यकृत से। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन को आपको ध्यान देना। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका केवल 2020 में, अभी 2 साल पहले ही, 3 साल कह सकते हैं, 24 में आपको पेपर देंगे। तो द्वार कोशिकाओं की बात करें तो द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती है? जड़ों में पाई जाती हैं, रूट में, कि स्टोमेटा में, कि वात रंध्रों में, कि इन सभी में? कि जड़ में भी पाई जाती हैं द्वार कोशिकाएं, रंध्र में भी पाई जाती हैं, कि वात रंध्रों, सभी में पाई जाती है? तो आपको बता दें द्वार कोशिकाएं केवल वात रंध्रों में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? वात रंध्रों में। ठीक है, अगले विकल्प पर आए हम। तो क्वेश्चन कहता है मानव वृक्क का क्या कार्य है? जो किडनी जिसे गुर्दा कहते हैं, इसका वर्क क्या है? तो किडनी का जो वर्क है वो होता है उत्सर्जन। पोषण का कोई वर्क नहीं होता, न श्वसन का होता है, न परिवहन का होता है। परिवहन होता तो हृदय होता, उत्सर्जन का वर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसके लिए विकल्प भी ना देते। देखो वृक्क का कार्य क्वेश्चन आपको 20, 22, 23 मतलब इस बार जो परीक्षा हुई थी किसी न किसी सेट में ये भी आया था आपका। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखो 2 चीजें आपसे बहुत पूछ जाएंगी, एक तो जाइलम के बारे में और एक आपके फ्लोएम। निश्चित समझ लीजिए 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चय आएगा, या तो जाइलम के बारे में पूछा जाएगा या फ्लोएम के बारे में निश्चित पूछा जाएगा। तो ध्यान देना, जा से जाइलम और जा से जड़ और जा से जल। जहां जा देखा है तो समझ लेना जल, जाइलम की बात कही समझ लेना जल की बात हो रही है। जहां फ्लोएम कही तो फ्लोएम मतलब फूड, फूड मतलब जहां भोजन आया तो फ्लोएम लगेगा, क्योंकि जा से जाइलम और जा से जल, तो जल से जल का वहन, और फ्लोएम मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, फ्लोएम आया तो भोजन के लिए होगा। बात समझ में आ गई? तो ये 9 क्वेश्चन आपने कर लिए। ये भी देखो आपको क्वेश्चन नमा भी पूछा गया काफी बार, 2019,
20, 22 और 23 किसी न किसी सेट में ये भी आया था। जाइलम फ्लोएम का क्वेश्चन निश्चित आएगा आपका। ठीक है, आइए अब आप देखिए खुद। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। मतलब स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक, जो स्वपोषी होते हैं उनके पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ये क्वेश्चन पूछा आपका 19 में ही पूछा गया, 20 में ही पूछा गया, 22 में पूछा गया और 2023 के किसी न किसी सेट में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई साहब। स्वपोषी पोषण मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं बनाने के लिए भैया क्या क्या आवश्यकता हो, तो ये CO2 की आवश्यकता होती है, भी सही है। क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी सही है। तो भैया 1 के 3 तो विकल्प हो नहीं सकते, इसलिए हमारे ये सभी ना होगा, क्या होगा, लास्ट वाला सही होगा। मतलब ये सभी स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बना, और अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा हमें। तो इन सभी चाहिए, तो लास्ट वाला क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। मतलब प्रक्रम ऊर्जा की मुद्रा क्या है। इतने कहा घर, अगर पूछा कोशिका का घर क्या है तो माइटोकॉन्ड्रिया होती। मुद्रा पूछा, इसका मतलब है ATP होगा। अगर पूछा कोशिका का घर किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होता। मुद्रा पूछा यहाँ तो आपका ATP होगा। ठीक है, एक बार आया जरूर, 2019 में आया, लेकिन आया है तो बात ध्यान है, कोशिका का घर तो माइटोकॉन्ड्रिया, मुद्रा का है तो ATP। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। जो पादप है उसमें वायु को प्रदूषित करने वाली प्रक्रिया, देखो श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है, अगर मनुष्य श्वसन करता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा और अशुद्ध ऑक्सीजन को, अशुद्ध वायु को बाहर निकालेगा, तो आपका क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण करा दिया जाए तो प्रकाश में क्या होगा, पौधे क्या करेंगे, वायु से CO2 ग्रहण कर लेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। CO2 ग्रहण करेंगे तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, तो उस प्रकाश संश्लेषण में ही वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। जितने ज्यादा वृक्ष लगाओगे प्रदूषण की मात्रा कम होती है, इस बात को आप जानते हैं। ये क्वेश्चन की आपका 13, 14 और 17 पूछा भी गया था। अब आइए, यूरिया का निर्माण होता है कहाँ होता है, यकृत में होता है कि वृक्क में होता है कि वृषण में होता है कि आग्नेयाशय में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण डियर यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, वृक्क में नहीं होता है, न वृषण में होता है, ना आग्नेयाशय में होता है। ठीक है, पैनक्रियाज। अब आइए 14वां नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। हमने कहा खाद्य मतलब फूड, फूड मतलब फ्लोएम, तो बस सब होता है। और जा से जाइलम, जा से जल, तो ये हो जाता है जल के लिए और ये हो जाता है भोजन के लिए, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, 8 और 14 में आया एक क्वेश्चन है जो समझिए आप आएगा, डिक्सन एवं जेली किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डिक्सन एवं जेली संबंधित है आपके रसारोहण से, इस बात को ध्यान देना। और रसारोहण का मतलब क्या है, जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। तो डिक्सन एवं जेली क्या होता है, जेली किससे संबंधित है, रसारोहण से संबंधित है आपके। अगला क्वेश्चन क्या है 16वां, जठर रस स्रावित होता है किससे स्रावित होता है, अग्न्याशय में स्रावित होगा कि पित्ताशय में स्रावित होगा कि अमाशय में स्रावित होगा कि यकृत में स्रावित होगा। जठर रस स्रावित होगा कहाँ, तो अमाशय में जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, अगला ये मनुष्य में दूध के दांत, तो भैया दूध के दांत तो 20 होते हैं, इसके बाद आगे होते हैं। ठीक है, केवल जल में घुलनशील होता है। एक क्वेश्चन आप ध्यान देना, विटामिन से निश्चित आएगा, क्योंकि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ADE और K। ADEK जिसे बोलते हैं एडेक, एडेक होते हैं, ये क्या होते हैं, वसा में। और विटामिन B और विटामिन C ये किस में होते हैं, जल में। तो जल में क्या है, विटामिन C। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में विटामिन घुलनशील विटामिन कौन है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में टूट जाए तो इसे अपचयी और उपचयी दोनों प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, इसका कूपिका जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठिका पाई जाती है, ये 2023 के सेट में आया था।
कूपिका, इसे वायु कोशिका कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? हमेशा ध्यान देना, फेफड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप देखें, अब जानें अवश्य, क्योंकि यदि इन क्वेश्चनों को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समस्या ही समस्या होगी। बच्चों, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड जो आपके एग्जाम में भी होना है, इससे पहले अभी हमने एक सेट अपलोड किया है आपके वीडियो चैनल पर, IUPAC का। उसका एक लेक्चर आपको प्राप्त हो चुका है, जो आप देख चुके भी होंगे। यदि नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखें। और जिसमें हमने आपको बताया कि जो IUPAC है, मतलब संरचना सूत्रों के IUPAC बनाए थे। अब आपके संरचना सूत्र होंगे और उनके क्या बनाएंगे? IUPAC। इस बात को आप ध्यान देना है। तो दूसरा लेक्चर लेंगे और ये विकल्प आपके कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट विकल्प और अगले लेसन के लेकर आएंगे। ठीक, धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज कल हम सभी लोग 2024 में होने वाली जो परीक्षा है, जिसकी डेट आप सभी को पता भी चल चुकी है, उसी के क्रम में हम आपको आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं वो लेक्चर क्लास 10th का है। और क्लास 10th का एक लेक्चर हमने प्रोवाइड किया था आपको IUPAC का, जिसमें आपको ये दिया गया था कि कोई कंपाउंड दिया जाता था, जैसे सपोज दैट CH3CHO, और इसका IUPAC बनाने को कहा गया। अब हमने क्या किया, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, जैसे एक कंपाउंड दिया प्रोपेनॉन और कहा कि इसका संरचना बनाइए। एक लेक्चर आपने देखा अभी तक, फर्स्ट लेक्चर है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यदि आपने नहीं देखा हो। और ये लेक्चर सेकंड है, जो आपके सेकंड IUPAC का लेक्चर है। इसमें हम आपको यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना सिखाएंगे। सभी यौगिकों के संरचना सूत्र। मैंने उस बार भी यही बात कहा था, आज फिर वही बात कहता हूं, यदि आप इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लें तो ये समझ लीजिए 99.9% से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100% यहीं से IUPAC आपके इतने ही आएंगे 10th लेवल में। 10 की कक्षा में जो भी IUPAC आपके बनते हैं वो यही 2 लेक्चर आप देख लीजिए और कंप्लीट IUPAC पकड़ के रखिए। इस बात को आप ध्यान देना। इस सेकेंड लेक्चर दे रहा हूं मैं आपको, इसके पहले लेक्चर पढ़ा भी चुका हूं, और हो सकेगा तो मैं इन दोनों लेक्चरों को आपको साथ इकट्ठा अपलोड करके दे दूंगा। ठीक, तो चलिए प्रयास करते हैं हम पहले पॉइंट पर। तो जैसा बच्चों आप देख भी रहे होंगे कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। यौगिकों की हमें क्या बनाना? संरचना सूत्र। तो चले यदि हम तो देखें, सबसे पहले एथेन ओइक अम्ल। कभी भी किसी यौगिक का यदि संरचना सूत्र बनाना हो, नाम लिखा हो, तो आपको ज्यादा परेशान होने, केवल ये देखना है कि वह नाम कितने कार्बन से मिलकर बना होगा। कि उसमें मैथ है तो 1 कार्बन, एथ है तो 2 कार्बन, प्रोप है तो 3 कार्बन होगा, और ब्यूट है तो 4 कार्बन, पेंट है तो 5 कार्बन, 6 हुआ तो हेक्स होगा, अर्थात 6 कार्बन होगा। यहां पर लिखा हुआ है एथ ओइक अम्ल। अब देखिए, एथ का मतलब, ये ध्यान देना, 2 कार्बन्स की बात होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 कार्बन्स लिख लेंगे तुरंत। ये लिख लिया मैं 2 कार्बन्स, ठीक है। और प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, आप ये जानते हैं, इस प्रकार हमने लिख लिया। तो ये हो गया एथ। एथ में आप देखिए एथ इन मतलब, फिर ओइक, एक तोड़ के लिखिए, एथ इन ओइक अम्ल। मतलब एथ तो है लेकिन उसमें क्या है? एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ओइक का मतलब होता है COOH समूह। तो C तो है ही, डबल OH लगा, देखो डबल बॉन्ड O,
OH। अब यहां लगा दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कहलाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। बात समझ में आई होगी, ठीक। तो एथेनोइक कैसे बनना है वो आपके सामने है। वो अब बार बार तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि COOH समूह है तो एक बार और C और फिर C लगा दे तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। एथ का मतलब 2 कार्बन, तो केवल 2 कार्बन लिए हमने, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक। आइए ये भी क्वेश्चन आप देखते हैं 2011, 18 और 20, इन 2 ईयर्स आपका आया है। अब अगला क्वेश्चन है मैथिल, फिर लिखा है एसिटिलीन, मैथिल और लिखा है एसिटिलीन। मतलब ये क्वेश्चन देखिए आप 2011 और 19, इन 2 वर्षों में ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप जानते हैं मैथिल, मैथिल का मतलब होता है आप जानते हैं CH3। और आपकी बात कर दें एसिटिलीन, एसिटिलीन का मतलब होता है C2H2। इन दोनों को मिला के हमारा कंपाउंड बनेगा। मैथिल का मतलब CH3 और एसिटिलीन का मतलब है C2H2। तो मैथिल एसिटिलीन, इन दोनों के हिसाब से आपका कंपाउंड बनेगा। तो देखिए पहले तो मैथिल उठाया तो भैया मैथिल ले लिया, तो देखो C, इधर H लगाया, इधर भी H लगाया और इधर H। क्यों? क्योंकि मैथिल का मतलब CH3, अब सिंगल बॉन्ड। अब एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब 2 कार्बन, ये लगा दिया और ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ 1 2 3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड H। देखिए 1 2 3 और 4 हो गया, हो गया। जिसे बोलेंगे हम मैथिल और लिख दिया हमने एसिटिलीन। तो 2 टाइप, ये पूरा कंपाउंड बन गया। इस प्रकार आपको इस समस्या सूत्र बनाना है। थोड़ा हार्ड होगा बट एक बार 2 बार प्रैक्टिस होगी तो कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें आपके सामने तो देखिए अब लिखा है यहां पर मैथेनल। मैथेनल का मतलब होता है, देखिए अब क्या लगा, मैथ फिर एन और फिर अल, मैथ एन अल, तो हो गया मैथेनल। तो देखो मैथ का मतलब केवल 1 कार्बन, केवल 1 कार्बन। मैथ का मतलब ही होता है केवल 1 कार्बन। कहा नहीं, मैथ कहे तो 1, एथ कहे तो 2, प्रोप कहे तो 3, ब्यूट कहे तो 4। मैथ का मतलब 1 कार्बन। फिर लिखा है अल, मैथ में क्या लगाएंगे एन, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा, और मैथ में एन सो मैथिन, और लिखा है अल, अल का मतलब हो गया CHO ग्रुप। अब हम इसमें CHO नहीं लगाते, तो कोई सोचे CHO लगा दे, चलो तो कोई लगा के दे रहा हूं। कोई सोचे तो मैथ का मतलब 1 कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और बोले C अल लगा है, इसका मतलब CHO, देखो CHO लगा दिया। तो देखो कितने कार्बन हो गए, टोटल संख्या में 2 हो गए, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, इस प्रकार ये गलत होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन की काउंटिंग होती है, ठीक। तो मैथ का मतलब 1 कार्बन लिख लिया हमने, और लिखा फिर एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये लिखिए हमने सिंगल बॉन्ड। फिर उन्होंने कहा इन, मैथ में इन, तो मैथ में इन हो गया सिंगल बॉन्ड। फिर लिखा ओनली लड्डू, लड्डू मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा CHO, तभी होगा मैथेनल। और नल होने का मतलब देखो कार्बन तो है, केवल HO लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ H लगाइए आप, यहाँ भी H लगाइए, और क्या होना है इधर इसकी 2 1 2 3 एक H लगा दीजिए, तो क्या होगा ऑक्सीजन बची, तो यहाँ लगा दीजिए। आप क्या करेंगे CHO, देखिए इस प्रकार जान लीजिए HCHO। तो यहाँ से क्या कहें, इस बॉन्ड को यहाँ लगा दिया हमने ऑक्सीजन, और ये बॉन्डिंग हटाई यहाँ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दी, तो ये हो गई आपकी मैथेनल, ठीक। अब भी देखते हैं भी 2011, 19, 20 और 23 के अंतराल में आपका कंटिन्यू आया है। 2023 में ही आपके महोबा जिला के पेपर में नहीं आया, बट जैसे EJ हुआ आपका पेपर, EJ EK ER इस पार्ट में डिवाइड होता है, उस किसी न किसी रिलेशन में ये आया ही आया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसको आप ध्यान भी रखना है। मैथेनल का समझ सूत्र क्या होता है, दोबारा लिख दे रहा हूं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, मैथेनल। ऐसा समझ लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, यहां नहीं है कुछ, ऑप्शन है। आइए अगला क्या देखते हैं आप, अगले आप देख रहे हैं मैथेनोइक अम्ल, मतलब 2013 में क्वेश्चन आया है। तो पहले पकड़िए मैथ, मैथ का मतलब C, फिर लिखा एन,
फिर लिखा ओ एक। ओ एक का मतलब ये आपको बताया, ओ एक का मतलब होता है सी डबल ओ एच। तो भैया सी तो है ही, सी तो है ही, क्या चाहिए, डबल ओ एच ले लीजिए, लीजिए डबल बॉन्ड ओ, डबल सिंगल बॉन्ड ओ एच, एक बैलेंस बची जो लगा दी लो, तो हो गया मैथिन ओ का। सी तो है ही, एक ही कार्बन होगा, अगर आप ले लेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनल जो 2012 और 19 में आया है। तो एथेनल का यहां क्या लिखा, एथ, एथ का मतलब दो कार्बन, एक और दो, और लिखा इन, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब लिखा है अल, अल का मतलब सी एच ओ, तो सी तो है ही, क्या चाहिए एच ओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड ओ कर दीजिए, यहां एच, यहां एच, यहां एच और यहां एच, ये बन गया एथेनल। मतलब जो कार्बन की फ्री बैलेंसी हो तो आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, जिससे बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए अगला, ब्यूट टू इन। ब्यूट का मतलब फोर्थ कार्बन, तो देखिए 1 2 3 4, इतना ध्यान देना, थोड़ा यहां पर आपको समझ में थोड़ी तकलीफ हो रही है यदि आपने बिल्कुल भी प्रयास ना किया हो अपने अपनी क्लास कॉलेजों में, क्लासों में या अपने ट्यूशन वगैरह में, तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। लेकिन फिर भी यदि आप एक दो बार कंटिन्यू देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। बट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यदि है तो उसी में आप पूरा फंक्शनल ग्रुप क्लियर करके रखेंगे, इस बात को आप ध्यान से रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा ब्यूट और फिर लिखा टू इन, ब्यूट फिर टू इन, देखो इन आया, यदि लिखा इन, इसका मतलब है केवल सिंगल बॉन्ड, लिखा सॉरी लिखा इन, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, लिखा इन इसका मतलब डबल बॉन्ड, और लिखा आयन इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। देखिए तो ब्यूट टू इन मतलब चाहे यहां से करिए 1 2, चाहे 1 2, बीच में यहां लगाइए डबल बॉन्ड टू इन। अब बस सभी में आप बैलेंस ही कर दीजिए, एच एच सभी में लगाइए आप एच, हाइड्रोजन की बैलेंस पूरी कर दीजिए। देखो इसकी बैलेंस भाई पूरी है, 1 2 यहाँ कर दिए एच, 1 2 3 4 यहाँ कर दीजिए एच, 1 2 4, चाहे यहां से करिए 1 2 1 2 2 इन ब्यूटोइन। बात समझ, ये भी आपका आया क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है आपके, ये सभी क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं वो किसी न किसी वर्ष आपके आए ही हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखना और जितना हो सके आप समझ में आए तो दूसरों को भी समझाने पर करना। निश्चित समझ लिए ये क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में होने वाली परीक्षा में निश्चित ही आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम आपको बताए दे रहे हैं, जो चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं उसको अनसब्सक्राइब भी कर देना, अभी इतना भी हो आपको यदि विश्वास ना हो। ठीक है, जिस चैनल को आप प्रचार करेंगे उस चैनल को आप डिस्प्रचार भी कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यदि नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये करेंगे आएंगे ही आएंगे। इनमें से एक निश्चित इस टाइप का, इसका नहीं तो इस टाइप का कुछ निश्चित आएगा। मैथिन नाइट्राइल, पहले तो लिख भैया मैथिन तो लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए मैथिन। मैथिन का मतलब एक एच एच एच, ये मैथिल हो गया सिंगल बॉन्ड। नाइट्राइल का मतलब हो सी एन ग्रुप, नाइट्राइल का मतलब क्या सी एन, तो भैया लगाइए सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कहलाता है मैथिन नाइट्राइल। सी एन को ही बोला जाता है नाइट्राइल, साइनाइड बोलते हैं ना, और नाइट्राइल अनलग्न उसका हो गया। ठीक, आइए अगला 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब पहले पर तीसरे पर ब्यूट तो है लेकिन डाइन है, मतलब पहले पकड़ो ब्यूट, ब्यूट का मतलब 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन, ये ब्यूट का मतलब फोर्थ कार्बन, तो ब्यूट हो गया। सभी में पहले आप सिंगल बैलेंस ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दीजिए, आप देते चले जाइए। अभी बाकी शुरुआत दे दिया। अब 1,3 पहले पर 1 और 2, तो पहला 1 हो गया, दोबारा बनाने का प्रयास करें थोड़ा डिस्टर्ब होगा। देखो इसको अलग करते, ठीक, कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 4, तो देखो 1 और 3 मतलब यहां से करें तो एक जो हो गया आपका, जो 2 हो गया, 3 हो गया, तो पहले पे और तीसरे पे, पहले पे मतलब ये देखो कल देखो डाइन, डाइन का मतलब डबल बॉन्ड, मतलब डाई का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और साथ में लिखा इन तो मतलब 2 जगह डबल बॉन्ड, मतलब 1 1 पे डबल
और एक जो होगा, दूसरा जो होगा और तीसरा जो होगा। इधर से कहें तो 1, इधर कहें 2, इधर 3, ब्यूट। ठीक है, 1 3 हो गया। अब बैलेंस कर दो रिएक्शन को, खत्म कर। 1 2 इस चाहिए, 2 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, इसको 1 चाहिए तो 1 लगा दिया, इसको चाहिए 1 2 3, 1 लगा दिया, इसको 1 2, ये 2 लगा दीजिए, वो बन गया ब्यूटाडाइन। थोड़ा गौर से आप समझने का प्रयास कीजिए, पूरा मक्खन होगा आपका। बताइए कोई दिक्कत है, समस्या? तो हमने को पहले भी कहा था कुछ संरचना सूत्र भी आपके आ सकते हैं, वही आपको कराने का प्रयास में। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्हीं में से आएंगे, यदि आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो पेपर में आपको बन जाएगा। यहाँ देखिए, ब्यूटेनॉन 2, ब्यूट मतलब 4, देखो 1 2 3 4, ब्यूट हो गया। फिर लिखा ब्यूट में एन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, लो ए सब में सिंगल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे पीछे तो लगा ही दीजिए, बाकी थोड़ा बैलेंस के साथ देखते हैं। ब्यूट में लगाया एन तो ब्यूटेन, फिर लिखा ऑन, भैया इतना ऑन है, ऑन मतलब कहलाता है सीओ ग्रुप। ऑन क्या कहलाता है? सीओ ग्रुप। तो भैया सी तो है ही, ओ लगा दीजिए, सी तो है ही, ओ लगा दीजिए। जो लेकर ओ कितने पर? दूसरे पर, तो 1 2 1 2 जगह ही लगा, चलो तो लगा दीजिए डबल बॉन्ड को। अब बैलेंस कर दीजिए, 1 2 3 4, बन गया ब्यूटेनॉन 2। 15 17 और 23 लगातार ही कंटिन्यू आपका क्वेश्चन आया है, इस बात को ध्यान देना आप। समझ बात नहीं समझना, ये लगातार क्वेश्चन आपका आया है ब्यूटेनॉन 2। और आपका बिल्कुल सिंपल है, बताइए आप खुद समझने का प्रयास कीजिए, ना मजा आ रहा हो तो बता दीजिए, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। बस आपको ध्यान देना है कि समझ में आने आने, आपको 1 2 बार रिवाइज करनी होगी वीडियो को, बाकी मक्खन हो जाएगा। क्योंकि क्रियात्मक समूह का अगर क्रिया समूह है तो उसका फिर कार्बन नहीं लिखेंगे, बाकी उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन वो लिखेंगे। ठीक है, आज देखो प्रोपेन ऑल 2, प्रोप का मतलब 3, 1 2 3, तो प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड इन तो लगाया 1 सिंगल सिंगल, सभी में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे तो आप आराम से लगा दीजिए, बाकी थोड़ा रिलैक्स होकर लगा दें। प्रोप में इन, अब लिखा क्या? ऑल, ऑल का मतलब OH। फंक्शनल ग्रुप आपके लिखवाए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए उनको। प्रोप में इन तो प्रोपेनॉल, लेकिन कहां पर? दूसरे पर, 1 2 1 2, कहीं का यहां लगा दें, लिखा दे OH, बाकी हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्रियात्मक समूह का फिर कार्बन नहीं लगाते, बाकी जो कुछ है लगा दीजिए। ऑल का मतलब OH, अल का मतलब CH, ऑल का मतलब OH, अल का मतलब CHO। ठीक, क्लियर हो गया? ये कंप्लीट हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं देखते होंगे सही से ना तो ध्यान देना, बहुत पछताओगे बाद में। यानी का 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी मतलब दूसरे पर OH, 2 हाइड्रोक्सी मतलब दूसरे पर OH, 2 हाइड्रोक्सी मतलब 2 हाइड्रोक्सी मतलब OH, मतलब दूसरे पर OH है। लेकिन कब? प्रोपेन मतलब 3, देखो 1 2 3, प्रोप में इन लगा दिया, और फिर लिखा O1, O1 मतलब देखो कुछ नहीं, OH मतलब COOH ही कहलाता है आपका OA का, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी मतलब 1 कार्बन 2, इधर लगा दो OH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3, इधर लगा दिया हाइड्रोजन। ये आपका बहुत इंपोर्टेंट, 15 18 और 19 समझ में आता नहीं? इससे अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें, अच्छे से लिख लें। समझ नहीं? बोलो राधे राधे। ठीक है, आइए पेंटेनॉन 3, पेंट का मतलब 5, देखो 1 2 3 4 5, पेंट। फिर लिखा इन सिंगल, पेंटेन, पेंटेन हो गया। फिर लिखा नॉन, नॉन मतलब ऑन, ऑन मतलब CO ग्रुप, फिर क्रिया समूह CO, और CO का तो C तो है ही, O चाहिए। O कब? कितने नंबर? 32 पर, और इसके पहले कितने पर था? देखो दूसरे पर, तो दूसरे पर लगाया था। अब C कितने नंबर पर है? तीसरे पर, तो C तो है ही, O नहीं है तो लगा दिए 1 2 3, 1 2 3 लगा दिए H
एच, ये देखिए ये हो गया, तो पेंटेनॉन 3 हो गया कंप्लीट। क्लियर है? तो ये आपका काफी क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, आप देख भी रहे होंगे। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, 12 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बताइए कोई समस्या हो तो। मैं बार बार कह रहा हूं, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो तो उस कार्बन को आप पहले ही लिखे रहते हैं, समझ लीजिए। केवल वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो केवल उसको ऐड करिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लीजिए आप, फिर बाकी अपन यहां पर कंप्लीट करके समझ लीजिए कंप्लीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है पेंटेनल। पेंटेनल, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पहले का इन, इन का मतलब सिंगल 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 सिंगल, ठीक। पेंटेन हो गया। अब लिखा ला, ओनली ला लट्टू हो तो सी एच करो, तो सी तो पहले ही लगा है, एच लगा दीजिए, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड ओ एच। बैलेंसी पूरी हो गई। जिसकी बैलेंसी पूरी नहीं है एच लगा दीजिए, जिसकी बैलेंसी पूरी नहीं है एच लगा दीजिए, जिसकी बैलेंसी पूरी ना हो हाइड्रोजन लगा दीजिए, कंप्लीट हो गया पेंटेनल। देखो 2020 में भी आया, 23 में आया। इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस प्रकार के अवश्य आएंगे क्वेश्चन, इस बात ध्यान देना। मतलब पॉइंट यहीं से बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनने का प्रयास होगा। आगे देखना, फिर लिखा प्रोपाइन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। फिर लिखा क्या प्रोप, ना तो यहां एन कह रहा है, ना यहां इन कह रहा है, ना यहां, केवल यहां कह रहा है आयन। तो प्रोप में आयन, आयन का मतलब लेकिन कितने, किसी नंबर पर कहीं लगा दे, 1 2 3। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इनका मतलब डबल बॉन्ड, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन। एच लगा दिया। अब देखो बाकी सब में एच लगा दीजिए, बैलेंस कर दिए रिएक्शन को, 1 2 3 ये 4 पूरा कंप्लीट। ये प्रोपाइन हो गया। चलिए आगे, अब आइए प्रोपीन। और प्रोपीन के बाद लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए, बचा है 2 कंपाउंड आपके बचे हैं, इनको समझ लीजिए। ये 2023 के ई के पेपर में आपके आया है प्रोपीन। प्रोपीन मतलब 1 2 3 प्रोप, और लिखा इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड लो, और तो देखो आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोप में इन लगाएगा, प्रोपीन डबल बॉन्ड। अब आप बैलेंस कर दो रिएक्शन को, जितना बैलेंस कर सको। तीनों पूरी बैलेंस हो गई, 1 2 3, 1 बची, यहाँ कितनी बची 2, तो ये नहीं करेंगे फिर, समझ। बैलेंस के हिसाब से हाइड्रोजन लगाते हैं तो लग गया। आगे देखो क्वेश्चन कहता है 2 मैथिल पेंटेनोइक अम्ल। 2 मैथिल मतलब दूसरे पर मैथिल, मैथिल मतलब CH3। पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5। फिर लिखा इन, लिखा देखो O1 दिख रहा हो, O1 मतलब C डबल O है, तो C तो है ही, डबल O चाहिए, लिखो OH। देखो बाकी बैलेंस के साथ चले जाओ रिएक्शन को, H H H H H H H H H हो गया। ये हो गया 2 मैथिल पेंटेनोइक। लेकिन अरे भाई ये तो ओनली पेंटेनोइक हम बना, वहां पर 2 मैथिल तो आए नहीं, तो कहीं 1 2 यहाँ पर मैथिल लगा दिए, लिखो CH3। इसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 2 मैथिल का मतलब है दूसरे पर मैथिल, तो 1 2 यहीं से क्यों गिनेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है ना, तो यहीं से 2 यही नंबर, ये निकलेगा कि 1 2, यहाँ से 1 2 करोगे ना, 1 2 मैथिल। बताइए समझ में आया। तो ये आपके थे IPC ने, और ये IPC नियम आपको मैं दोबारा कहता हूं, इसको मैं आपको बोले बता रहा हूं, इन्हें समझ लीजिए, आना ही आना है आपका। और इसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, सेकंड लेक्चर आपको दिया है, इनमें से ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आपको आगे चलना है। वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके उसको शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, इस बात को आप ध्यान देना। हरे कृष्ण।